हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल एंड गुड। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर solution, and in our previous class we have started one of the most important topic of the chapter, that is the colligative properties, and we have discussed that we have total number of 4 colligative properties, out of which one we have discussed, that is the relative lowering of vapor pressure. We have discussed this one in our previous class, and today we are going to discuss about the next colligative property, that is elevation of boiling point. Elevation of boiling point, it is also known as ebullioscopy. So the topic of today is the elevation of boiling point, which is also known as ebullioscopy. Clear? Before discussing about the elevation of boiling point, let's have a brief idea about the boiling point. Actually boiling point होता क्या दरअसल, फिर से याद करते हैं हम। Once upon a time in class 11 there was a states of matter in which we have defined the term boiling point. कुछ याद आया आपको? The term boiling point, जिसमें हमने बात की थी कि जो boiling point है बच्चों, boiling point क्या होगा? शॉर्ट एंड स्वीट बात करें तो boiling point is the temperature at which any liquid boils. शॉर्ट एंड सिंपलेस्ट वे। क्लियर? किसी भी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉईल होता है, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। थोड़ा टेक्निकल पे हम जाएं, सो वी कैन डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The temperature at which the vapor pressure of a liquid equals to the atmospheric pressure is known as boiling point. That is the boiling point actually. एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास वाटर है। क्या है? वाटर है। तो वाटर का 373 केल्विन पर जो इसका वेपर प्रेशर होता है बच्चों, 373 केल्विन टेम्परेचर पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है बच्चों, वो होता है 1 atm, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल. इट मीन्स वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कब हो रहा है? वो हो रहा है बच्चों 373 केल्विन टेम्परेचर पे. इट मीन्स द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of any liquid equals to the atmospheric pressure, such temperature is known as boiling point. इसीलिए हम 373 केल्विन टेम्परेचर को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? तो ये हुई बात वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की. इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? The temperature at which vapor pressure of any liquid equals to its atmospheric pressure is known as boiling point. क्लियर बात? क्लियर? तो ये हुई बात डेफिनेशन की. किसकी? बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन की. अब हमें बात करनी है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसकी हमें स्टडी करनी है बच्चों, वो क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है एलिवेट, यानी वो इंक्रीज होता है. कब? हम पिछली क्लास से डिस्कस कर ही रहे हैं दैट कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जिबिट कब होगी बच्चों? व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट. इट मींस मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है बच्चों, ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने क्या फिल कर रखा है? इसमें हमने फिल कर रखा है बच्चों कोई सॉल्वेंट. ये हमारे पास कोई सॉल्वेंट है. हम मान लेते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी, कोई सॉल्वेंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो हम मान लेते हैं TB नॉट. क्लियर? TB नॉट क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट. अब हमने क्या किया? हमने ये किया, इस सॉल्वेंट में हमने ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. क्या ऐड कर दिया बच्चों? हमने इसमें ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. अब ये क्या बन चुका है? अब बन गया ये सॉल्यूशन. क्लियर? अब ये सॉल्यूशन बन चुका है. तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम डिनोट कर देते हैं TB से. किससे बच्चों? TB से. TB नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. अब हमें ये बात करनी है आउट ऑफ दीज टू, that is the TB नोट and TB which has the greater value. TB नोट और TB में से वैल्यू ज्यादा किसकी है?
तो बच्चों आउट ऑफ दीज टू TB नोट एंड TB, द वैल्यू ऑफ TB इज ग्रेटर देन दैट ऑफ TB नोट. The value of TB is greater than that of TB note. It means we can say the boiling point of solution is greater than that of the प्योर सॉल्वेंट. यानी जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया बच्चों, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो गया. इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों इंक्रीज. कब, व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट. क्लियर हुई बात. इट मींस TB इज ग्रेटर देन TB नोट. एंड जो बात हमने की है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. यदि हम इसको डेल्टा TB मान ले बच्चों, डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज TB माइनस TB नोट. TB माइनस TB नोट क्या हो गया आपका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, TB और TB नोट का जो डिफरेंस है वो किसकी इक्वल है, या फिर वो क्या है, वो है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. इट मींस वी कैन एक्सप्रेस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज द TB माइनस TB नोट. क्लियर. इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. भी बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज हो गया. क्लियर बात. तो हमें ये तो पता चल गया कि सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है. अब हमें ये बात करनी है कि ऐसा क्या हो गया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया. इट मींस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रीजन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो लेट्स डिस्कस द रीजन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. भी हम बात करेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ. इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों. मान लीजिए हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था. क्लियर. प्योर सॉल्वेंट था, उसका कोई वेपर प्रेशर था, कोई भी वेपर प्रेशर हो सकता है. क्लियर. मान लें कि किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो यहां पर स्टैंड कर रहा है. क्लियर. वो यहां पर स्टैंड कर रहा है. दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये है. क्लियर. अब हमें इसको बॉईल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको बॉईल करने के लिए इसका जो वेपर प्रेशर उसको कहां तक लेके जाना पड़ेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक. हम मान लें ये क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. इट मींस हमें इस वेपर प्रेशर को, जो किसका है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इसको यहां तक लेके जाना पड़ेगा. कहां तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक. इन ऑर्डर टू बॉईल द लिक्विड. उस लिक्विड को बॉईल करने के लिए, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए हमें उसके वेपर प्रेशर को किसके इक्वल करना पड़ेगा, हमें उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा. क्लियर. अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि प्योर सॉल्वेंट में हमने ऐड कर दिया कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया. जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में, हमें पता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, उसका वेपर प्रेशर हो गया कम. वेपर प्रेशर कम कैसे, हमने डिस्कस कर रखी है हमारी प्रीवियस क्लास में. आई होप आपने प्रीवियस क्लास डिटेल में डिस्कस की है. यदि नहीं याद आ रहा, एक बार फिर से रिवाइज कर लो. यहाँ कोने में आई बटन मिल रहा है आपको, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको प्रीवियस क्लास मिल जाएगी जहाँ पर हमने डिटेल में बात की है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर कम कैसे होता है. क्लियर. इट मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही हम ऐड करेंगे उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया. मान लेते हैं कि इसका पहले वेपर प्रेशर ये था, तो अब वेपर प्रेशर यहाँ पर आ गया. ये क्या है बच्चों, ये है वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन. क्लियर. अब सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए, इसको बॉईल करने के लिए इस वेपर प्रेशर को कहां तक लेके जाना पड़ेगा, हमें इस वेपर प्रेशर को यहां तक लेके जाना पड़ेगा. इट मींस हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. किसको, सॉल्यूशन को. कहां तक लेके जाने के लिए, उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है. इट मींस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. क्लियर हुई बात. तो एक तो तरीका ये है जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके सॉल्वेंट से ज्यादा क्यों है. दूसरे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको वाया ए प्लॉट. हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. किसको, द रीजन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. द रीजन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. हम मान लें कि हमने एक प्लॉट ड्रॉ किया
जहां पर एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है टेम्परेचर, हमने यहां पर टेम्परेचर ले रखा है, और यहां पर हमने ले रखा है प्रेशर, हमने यहां पर प्रेशर ले रखा है। और ये कोई प्रेशर की वो लाइन है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। मान लें कि किसी भी टेम्परेचर पे, किसी रैंडम टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां पर है, ये कोई पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर हुई बात? अब जैसे ही हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे बच्चों, इसका जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो हमें पता है वेपर प्रेशर भी क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर इसका इंक्रीज होगा। क्लियर? ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जहां पर इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया बच्चों? इस टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। किसका? इस सॉल्वेंट का। तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्लेयर कर देते हैं। सो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब जैसे ही हम इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे इस सॉल्वेंट में, तो हमें पता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने बात कर रखी है। इट मीन्स जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां पर था, एट द सेम टेम्परेचर आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लाइज बिलो टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मान लें कि ये इसका वेपर प्रेशर यहां पर है। किसका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर यहां है, इट इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब यहां पर इसका वेपर प्रेशर है बच्चों, किसका? सॉल्यूशन का, इस टेम्परेचर पे। अब हमें पता है हम सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे बच्चों, तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ये भी बच्चों इंक्रीज होगा, ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड एट a temperature the vapor pressure of a solution equals to the atmospheric pressure, and we know very well that the temperature at which vapor pressure of any liquid equals to the atmospheric pressure, such temperature is known as its boiling point। तो ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया boiling point। किसका? boiling point of the solution। क्या? TB। तो ये है आपका boiling point of the solution। Now we can easily find out that the value of TB is greater than that of the TB नोट। ये क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस है? क्लियर? तो यहां से हम ये पता चल रहा है वैल्यू ऑफ TB इज ग्रेटर देन TB नोट। इट मींस जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, उसकी वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है। क्लियर हुई बात? इट मींस बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? एलिवेशन होता है। और ये जो डिफरेंस आया दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोल देते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB। डेल्टा TB इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आ गया बच्चों आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का रीजन कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। क्लियर? अब इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जब हमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेंगे बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। इट मींस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। इट मींस जैसे जैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। इट मींस वी कैन से that elevation of boiling point is directly proportional to the concentration of the solute particles। और यहां पर जो solute particles की concentration बच्चों हम लेंगे वो लेंगे उसकी मोलल concentration, that is the molality। क्लियर? तो अब बात करें इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, किसकी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। तो जब बात करें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने अभी डिस्कस किया बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा बच्चों वो हो जाएगा दैट डेल्टा TB, दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज मोललिटी। एंड इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को बच्चों जब हम हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज KB।
Kb. So the equation becomes delta TB equals to Kb into molality. ये हो गया बच्चों आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर एक Kb आ रहा है बच्चों। Kb क्या है आपका? Kb कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोल देते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Kb इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसी का ही दूसरा नाम है बच्चों, इसी का ही दूसरा नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है बच्चों? ये है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दैट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बात करें इसको डिफाइन करने की, तो Kb को हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। Kb को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1m, मोलैलिटी हमने क्या ले ली बच्चों? 1, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा Kb के। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Kb कब हुआ? जब हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी ले ली? हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ले ली 1m, दैट इज 1 मोल पर kg। उसकी मोलैलिटी कितनी आ गई? 1। उस सिचुएशन में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन the molality of the solution is unity, that is 1 mole of the solute is present in 1 kilogram of the solvent। यदि solution की molality 1 है बच्चों तो उस solution का जो elevation of boiling point होगा वही क्या हो जाएगा आपका? वही हो जाएगा molar elevation constant। it is the elevation of boiling point if the molality of the solution is unity, that is 1 mole of the solute is present in 1 kilogram of the solvent, that is the molar elevation constant, or we can say it is the ebullioscopic constant। अब बात करें बच्चों इसकी यूनिट की, तो हमें पता है यूनिट की जब हम बात करेंगे, यूनिट की बच्चों जब हम बात करेंगे तो हमें पता है दैट डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Kb इंटू मोलैलिटी। और यहां से हम Kb की वैल्यू निकालें बच्चों तो आ जाएगी डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। और हमें पता है बच्चों डेल्टा टीबी एक टेम्परेचर की टर्म है तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों केल्विन, और मोलैलिटी इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी मोल kg इनवर्स। मोल kg इनवर्स, मोल पर kg यूनिट होती है आपकी मोलैलिटी की। तो जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है बच्चों इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी आपकी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब बात करें बच्चों कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये डिपेंड किस पे करता है? तो ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। ये हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, और किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए यदि हमने Kb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला गिवन है दैट Kb इक्वल्स टू m1r Tb नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा H वेपोराइजेशन, डेल्टा H वेपोराइजेशन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ Kb। इसकी हेल्प से हम Kb की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यहां पर बच्चों बात करें Kb इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, m1 है आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, m1 इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, r इज द गैस कांस्टेंट, Tb नॉट इज द boiling point of the pure solvent, Tb naught is the boiling point of the pure solvent, delta H vaporization is the heat of vaporization, is the heat of vaporization। Clear? So with the help of this formula we can easily find out the value of Kb for any particular solvent, and it vary with the solvent। ये हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है जो इस फॉर्मूले से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हुई बच्चों बात अबाउट द एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब बच्चों हमें बात करनी है दैट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। भी हम इसकी हेल्प से सोल्यूट का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बात करते हैं बच्चों हाउ टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, हाउ टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला ये है दैट इज डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Kb इंटू मोलैलिटी।
अब यहाँ पर हमें पता है कि मोलैलिटी की डिस्कशन हमने डिटेल में कर रखी है जब हम मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे। अगेन आपको याद है, वेल एंड गुड। नहीं याद है, यहाँ पर आई बटन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करके एक बार फिर से आप मोलैलिटी को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे, दैट डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी, और हमें पता है दैट मोलैलिटी इक्वल्स टू W2 बाय M2 into 1 upon W1 into 1000. That is the formula of molality. So on putting this value of molality, we get W2 by M2 into 1 upon W1 into 1000. ये हो गया बच्चे हमारे पास फाइनल फॉर्मूला किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ पर M2 क्या आ रही है बच्चों, M2 is the molar mass of solute. So with the help of this formula we can easily calculate the molar mass of the solute. तो फाइनल जो फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, फाइनल फॉर्मूला किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। सो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ elevation of boiling point is the delta TB equals to KB into W2 by M2 into 1 upon W1 into 1000, where delta TB is the elevation of boiling point, KB is the molar elevation constant, W2 is the mass of solute, M2 is the molar mass of solute, W1 is the mass of solvent. So with the help of this formula we can find out the elevation of boiling point. तो ये हुई बच्चों बात elevation of boiling point की। क्लियर, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्लियर। हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट की, दैट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल्स टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और हमने बात की कि जब प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, जिसको हमने नाम दिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने बात कर ली उसके रीजन की, और हमने फाइनली उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर ली। एंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये हुई बच्चों बात अबाउट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज ऑल्सो नोन एज एब्यूलियोस्कोपी। एब्यूलियोस्कोपी। अब बात करनी है बच्चों हमें अबाउट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज आवर थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। We have studied about the relative lowering of vapor pressure and elevation of boiling point. These are the two colligative properties we have already discussed. Now we are going to discuss about the third colligative property, that is depression of freezing point. Depression of freezing point. And before discussing about the depression of freezing point in detail, let's have a brief idea about the freezing point, that what is the freezing point actually. So the freezing point may be defined as the temperature at which the vapor pressure of any substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. The temperature at which the vapor pressure of any substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase is known as फ्रीजिंग पॉइंट। इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होगा बच्चों जहां पर किसी सबस्टांस की लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए बच्चों, वो हो जाए इक्वल, वो हो जाए इक्वल। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और अब हमें बच्चों बात करनी है, अब हमें बात करनी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों जब बात करें हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, तो हमें पता है जब हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं बच्चों, तब हमें कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जिबिट होती है, तब हमें पता चलता है कि किसी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहे हैं। तो बच्चों जब हम बात करें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, तो मान लें हमारे पास कोई सॉल्वेंट था, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों, दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बच्चों हम मान लें इज द TF नोट। एंड इस प्योर सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया बच्चों। क्या ऐड कर दिया हमने इसमें ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और जैसे ही हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, द सॉल्वेंट कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन। नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is TF, is the TF। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नोट है एंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF है। ये दो वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें ये पता करना है आउट ऑफ दीज टू TF एंड TF नोट विच वन इज द ग्रेटर वन,
आउट ऑफ दीज टू टी एफ नॉट एंड टी एफ किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो बच्चों हमें पता चलता है कि आउट ऑफ दीज टू टी एफ नॉट एंड टी एफ द वैल्यू ऑफ टी एफ नॉट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ टी एफ। इट मीन्स the freezing point of the pure solvent is greater than that of the freezing point of the solution. It means जब हमने solvent में non volatile solute ऐड किया बच्चों, तो उस liquid का जो freezing point है वो क्या हो गया, decrease हो गया। वो क्या हो गया, वो हो गया decrease, which is known as depression of freezing point। यानी जैसे ही हमने प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया, जिसको नाम दिया है हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमें बात करनी है कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा क्या हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया बच्चों। तो जब बात करें हम रीजन ऑफ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट और वी कैन से द रीजन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो बच्चों हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज इक्वल्स टू ईच अदर। अब बात करें, हमें पता है आउट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन हैज द लोअर वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन हैज द लोअर वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का जो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर इक्वल कहां होगा, वो लो टेम्परेचर पे होगा, बिकॉज लोअर इज द टेम्परेचर लोअर इज द वेपर प्रेशर। हमने वेपर प्रेशर की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी स्टडी कर रखी है। हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इट मीन्स वेपर प्रेशर कम है सॉल्यूशन का, तो वो लो टेम्परेचर पे सॉलिड फेज और उसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, वो इक्वल होगा। बिकॉज हमने ये भी पढ़ रखा है दैट द लोअर इज द टेम्परेचर लोअर इज द वेपर प्रेशर। तो एक बात तो हुई बच्चों ये कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए वो लो टेम्परेचर पर उसके लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होगा। इट मीन्स उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा, दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हुई बात? एक तो बात हुई है। दूसरी हम बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट। हम बात करें किस फॉर्म में बच्चों, हम प्लॉट के फॉर्म में बात करेंगे। जैसे हमने बात की थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के दौरान, जब हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ प्लॉट, कुछ वैसे ही हम यहाँ पर भी बात करेंगे। हमें पता है बच्चों, अगेन हम एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम बात करें टेम्परेचर की और यहाँ पर हम बात करें बच्चों प्रेशर की। हम ये मान के चलें कि ये एक फेज है जहाँ पर कोई लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर सॉलिड फेज है बच्चों और यहाँ पर मान लेते हैं हम कि यहाँ पर आपकी क्या है, लिक्विड फेज है। यहाँ पर क्या है बच्चों, कोई लिक्विड फेज है और ये वो ट्रांजिशन फेज है जहाँ लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। हम ये मान लें किसी टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो ये है, किसी लिक्विड पर उसका वेपर प्रेशर ये है, किसी लिक्विड का उस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पर है। अब हमें पता है जब हम इस लिक्विड को फ्रीज करेंगे बच्चों, तो फ्रीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर करना पड़ेगा लो। जब टेम्परेचर बच्चों लो करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी लो होगा। तो यहाँ से जैसे जैसे हम टेम्परेचर लो करते जाएंगे बच्चों, इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और ये वो फेज है बच्चों जहाँ पर इसकी लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। हमें पता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इक्वल्स टू ईच अदर, द टेम्परेचर इज नोन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट इज द प्योर सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डेजिग्नेटेड एज द TF naught. It is the TF naught. TF naught is the freezing point of pure solvent. And we know that after adding the non-volatile solutes to the solvent, it converts into a solution. And we know very well that for the same temperature, the vapor pressure of the solution is less than that of the pure solvent. इसका vapor pressure यहाँ पर होगा बच्चों। Again इस solution को जब हम freeze करेंगे तो इसका भी temperature हमें लो करना पड़ेगा और जैसे टेम्परेचर लो करेंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर लो होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा बच्चों जहां पर इसके लिक्विड और इसकी सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया बच्चों, वो इक्वल हो गया। एंड द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज इक्वल्स टू ईच अदर, वी नो वेरी वेल दैट टेम्परेचर इज नोन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। सो दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द solution. That is the freezing point of the solution. Now we can easily compare that the TF naught is greater than that of TF. That is the
freezing point of the pure solvent is greater than that of the freezing point of solution. It means after adding the non-volatile solutes to the solvent, the freezing point of that particular liquid decreases, and the difference of these two is termed as delta TF. That is the depression of freezing point. Delta TF is the depression of freezing point. Now we can express the value of delta TF. The delta TF is the TF naught minus TF. Delta TF is the TF naught minus TF. TF naught is the freezing point of pure solvent and TF is the freezing point of the solution. Now we can easily say that the freezing point of the solution is less than that of the pure solvent. It means the depression of a freezing point takes place when we add the non-volatile solute to the pure solvent. तो ये हुई बच्चों बात the reason of depression of freezing point की, the reason of depression of freezing point की. अब बच्चों हम बात करें इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो हमें पता है बच्चों जैसे ही हमने सॉल्वेंट में ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो ये बना सॉल्यूशन और इसका वेपर प्रेशर हो गया कम और साइमल्टेनियसली इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया. तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कब हो रहा है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा सॉल्यूट का वैसे वैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. इट मींस वी कैन से दैट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. एंड जो कंसंट्रेशन टर्म बच्चों हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज द मोलल कंसंट्रेशन विच इज मोललिटी एज वी यूज्ड इन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. So now we can say that the depression of freezing point is directly proportional to the molar concentration of the solution, that is the molality of the solution, just similar to that of the elevation of boiling point. तो हम बात कर सकते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की. तो बात करें बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा टीएफ is directly proportional to the delta TF is directly proportional to the molar concentration of the solution, that is the molality of the solution. And we know very well that after removing the proportionality sign we use a constant, and in the case of depression of freezing point the constant is Kf. Constant is Kf, and Kf is the molar depression constant. Kf is the molar depression constant. It is also known as cryoscopic constant. It is the cryoscopic constant. तो बच्चों जैसे हमने एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन किया था कुछ वैसे ही हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? इफ द वैल्यू ऑफ m इज 1 देन डेल्टा TF इक्वल्स टू KF. डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, यानी हमने मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी कर दी बच्चों? हमने मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन कर दी यूनिटी यानी 1 कर दी. इस सिचुएशन में जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल हो जाएगा? KF के इक्वल हो जाएगा. तो यहां से बच्चों हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर बात करें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इफ द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, दैट इज 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. इट इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इफ मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, दैट इज 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये हुई बच्चों बात डेफिनेशन की किसकी? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की. अब बच्चों हम बात करेंगे यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो जैसे हमने फाइंड आउट की थी एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट, कुछ वैसे ही हम बात करेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट की. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोललिटी. तो यहाँ से बच्चों यहाँ से KF क्या आ जाएगा? यहाँ से KF आ जाएगा बच्चों डेल्टा TF अपॉन M, और हमें पता है डेल्टा TF एक टेम्परेचर की टर्म है तो उसकी यूनिट K हो जाएगी और मोललिटी की यूनिट हमें पता है बच्चों दैट मोल Kg इनवर्स. तो यहाँ से जो यूनिट निकल जाएगी बच्चों KF की दैट विल बी केल्विन किलोग्राम पर मोल. केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, दैट इज द सेम यूनिट एज ऑफ द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. इट मींस एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी बच्चों वो क्या होगी? वो सेम होगी. और जैसे हमने बात की थी कि एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. जस्ट सिमिलर टू दैट जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी है वो भी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? वो भी आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा. जैसे हमने एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट को कैलकुलेट किया था वैसे ही हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला आपका M1R TF नोट
स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। ये हो गया बच्चों आपके क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एज वी ऑल नो दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे हमने इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जस्ट सिमिलर टू दैट वन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हुई बच्चों बात क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की। अब हम बात करें बच्चों टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमने बात की थी, जैसे हमने मोलर मास फाइंड आउट किया था सोल्यूट का विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही हम अब बात करेंगे टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों जब हम बात करें मोलर मास फाइंड आउट करने की, तो जैसा कि हमें पता है हमारे पास जो फॉर्मूला है किसका, हमारे पास फॉर्मूला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, कौन सा, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलरिटी। सो जस्ट सिमिलर टू द इब्यूलोस्कोपी वी नो दैट molarity equals to W2 by M2 into 1 upon W1 into 1000, and after putting the value of molarity into this formula we get delta TF equals to KF into W2 by M2 into 1 upon W1 into 1000। ये आ गया बच्चों आपका फाइनल फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्लियर हुई बात? तो ये हुई बच्चों बात डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें हमने बात की फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन की। That is the temperature at which vapor pressure of any substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase is known as its freezing point। उसके बाद हमने बात की बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, उसके रीजन की, और फिर हमने बात की एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हमने बात की बच्चों मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की, दैट इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर हमने उसको कैलकुलेट किया और फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया हाउ टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ क्रायोस्कोपी, विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हुई बच्चों बात डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। तो बच्चों आज हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए, वन इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अनदर वन इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इट मींस वी हैव कवर्ड द टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन टुडेज क्लास। फर्स्ट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड वन इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और इन दोनों ही केस में जो फाइनल फॉर्मूला है बच्चों, जो फाइनल फॉर्मूला आया है, इन दोनों की जब हम कंपेयर करें, दोनों को जब हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि बोथ द फॉर्मूलाज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पर बात हो रही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर बात हो रही है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला में डिफरेंस आ रहा है बच्चों, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इनकी कॉन्स्टेंट में। किसमें? इनके कांस्टेंट में। यहाँ पर आपके पास इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है और यहाँ पर आपके पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। यहाँ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बाकी पूरा फॉर्मूला आपके पास क्या है? बिल्कुल सेम है, पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप एक साथ लेके चल सकते हो, इन दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हो। तो ये हुई बच्चों आज की क्लास। आज हमने बात कर ली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, और हमने प्रीवियस क्लास में बात कर ली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। इट मींस यहाँ तक हमारे पास 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर हो चुकी हैं आउट ऑफ द 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमें पता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। आउट ऑफ दिस वन वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड 2 of them. One is the elevation of boiling point, another one is the depression of freezing point. Clear? In the next class we will discuss about the osmotic pressure, in the osmotic pressure. So with these words, have a good day. Bye bye, take care.